हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022-23 से संबंधित। और हमें आशा है आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और तैयारी को शानदार और मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हैं यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 का है। और यहाँ पर हमने एक पहले से भी एक आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर 2020 का भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाए। तो यहाँ पर ये रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इस रियल क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इस सेशन को आज के। और हम आपको पहले से ही इसके सामान्य निर्देश करवा चुके हैं, तो एक बार फिर जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है। जहाँ पर ये रोल नंबर है किसी बच्चे ने डाला था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर हमने क्या किया है, उसका हमने 2 अंक वाइट कर दिया है। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करने होते हैं और यहाँ पर आपके साइन करते हैं जो जिसकी यहाँ पर एग्जामिनर में गाइडेंस ड्यूटी लगी होती है, गाड़ी लगी होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या निर्देश हैं ये सारे सभी बच्चों को पता है। यदि नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और इसका आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर इसका पीडीएफ में सारा का सारा मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से हमें अपनी ओमार शीट को फिल करना चाहिए और टोटल आपको कितना समय मिलता है ये हमने पहले से भी बता रखा है। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ पर 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं 120 मिनट में। और यहाँ पर ये 100 नंबर का होता है, यानी टोटल जो ये तो पहले से ही हमने आपको बताया था। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका वो समान अंक का होता है, कोई भी कम या ज़्यादा का नहीं होता है। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। और खंड 1 में 10 भाग होते हैं, अलग अलग निर्देश दिए होते हैं 10 के लिए। और ओमार शीट पर किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, स्वैत, करेक्शन, तरल का उपयोग, मिटाने की अनुमति नहीं है। ओमार शीट पर जो आपने लिखा है उसको गलत नहीं करेंगे और सही रखेंगे। ओमार शीट उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कच्चे कार्य के लिए परीक्षण पुस्तिका यानी पेपर में ही आपको जगह दी होती है। पृष्ठ संख्या 16 का उपयोग करें और प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी। किसी भी प्रकार की इस एग्जाम की सबसे खास बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऋणात्मक अंक नहीं कटते हैं। ऋणात्मक मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तो आपसे सही वाले में से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, उसका कोई भी आपसे कटौती नहीं की जाएगी। आज के सेशन को जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। और हमें आशा है आप सभी अपने दोस्तों में इस सेशन को, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर 2020 का रियल क्वेश्चन पेपर है और इंटेंस एग्जाम को बेहतर तैयारी करने के लिए, इंटेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें प्यारा सा कमेंट्स करें अपना नाम और आप भारत के किस स्टेट और उसके किस ज़िले से देख रहे हैं वीडियो को, हमें ये बताना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें ये पता लग सके हमारे मतलब स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं इस वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और जल्दी से अब आपको शेयर कर देना है और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 आ चुका है और मानसिक योग्यता के टोटल खंड 1 में 10 भाग होते हैं। इसका भाग 1 शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और शेयर करने के साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का ये रियल क्वेश्चन पेपर, अभी आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख सकते हैं, इसको हल कराने वाले हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। और हम आ चुके हैं, तैयार हैं एकदम। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर आपको जनरली क्या है, घंटी का बटन प्रेस करते ही 3 घंटियाँ दिखाई पड़ेंगी। सबसे ऊपर वाली घंटी को आपको प्रेस करके रखना है, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ऑल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर इस सेशन को आज शुरू करते हैं जल्दी से और पढ़ते हैं क्या है निर्देश। निर्देश को पढ़ना बहुत ही अच्छे से चाहिए। इसी निर्देश के आधार पर आपको अपने आंसर्स को टिक करना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4
चित्र ए बी सी डी दिए दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 किसी भी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। आप सभी लोगों को ओएमआर शीट फिल करना यदि नहीं आती तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आती है तो यस लिख करके भेजेंगे। यस लिखिए, YES की सर आती है हमें। आपको फिल करना, ये जो कह रहे हैं कि आपको अपनी ओएमआर शीट में क्या करना है, नंबर 1 के सामने आपको लग रहा है ABCD में से अगर कोई भी विकल्प सही है उसी का, ये 4 गोले बने होते हैं और नंबरिंग लिखी होती है, तो उनमें से वही गोला करना है। अगर A है तो A, B है तो B, C है तो C और D है तो D। जो भी सही होता है उसको काला कर देते हैं। जैसे अगर D सही तो D, अगर C सही होता है तो C को, एग्जाम्पल की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम बिना टाइम बर्बाद किए इसको शुरू करते हैं और देख सकते हैं आप इसका आंसर क्या आने वाला है। तो फर्स्ट का देखेंगे जल्दी से। यहाँ पर आपसे क्या है इसमें निर्देश में, 3 किसी भी तरह से किसी भी विधि से एक समान है। एक समान का मतलब एक जैसी हैं, और अलग यानी भिन्न। एक भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है अलग है। चारों से अलग कौन सा है उसे आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला देख सकते हैं, कोई एक अलग है। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता लग रहा है डी वाला अलग है। इसकी बनावट देखिए, ये सर्किल बाहर है इसलिए ये अलग है, और अलग है तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो जहाँ कहीं पर आपको समस्या आती नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। अब थोड़ा सा टाइम का भी इशू रहता है तो हम अपने इस पेपर को 2 घंटे के अंदर हल करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर इसको हल किया जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ चुके हैं हम। और अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिखते रहिएगा जल्दी से, कमेंट्स में क्या आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अलग आकृति को ढूंढना है। जिस प्रकार से देखते ही आपका आंसर पता लग जाएगा, सभी में ये यहाँ पर साइड से बना हुआ है लेकिन इसके अंदर है, इसलिए विकल्प पे आपका अलग आकृति हो जाएगी। यही है भिन्न आकृति। भिन्न का मतलब होता है अलग, और आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आप थोड़ा सा तेजी के साथ चलेंगे जिससे टाइम का इशू ना रहे और आपको अपना आंसर देने में कोई भी कठिनाई ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और जल्दी से थोड़ा सा तीव्र गति से चलते हुए अपने आंसर्स को टिक कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपना आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। सभी में आप देखेंगे आंसर क्या आने वाला है। बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है। और आंसर्स को बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो बड़े ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर KIT लिखा हुआ है इसके अंदर, देखेंगे TIK लिखा है, ITK लिखा है, यहाँ पर IKC। ये कैसे हो सकता है, IKC कैसे हो गया। तो यही अलग आकृति और अलग आकृति ही हमारा आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अब आपको अपनी ओएमआर शीट पर कैसे फिल करना है, 3 के आगे जाएंगे, वहाँ पर आपको ABC और D लिखा मिलेगा। D के आगे वाला गोला काला कर देना, ऐसे काला कर देना बिल्कुल। इस प्रकार से आंसर्स को करना होता है। और आपको यदि कोई भी समस्या आ रही हो मार्कशीट फिल करने में, तब आप मुझे कमेंट्स करिएगा नीचे, और हम आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो मार्कशीट को कैसे फिल किया जाता है सही तरीके से, जिससे आपके मार्क्स जो हैं अच्छे से अच्छे आकर के आपका चयन हो सके, क्योंकि वो मार्कशीट सबसे मेन चीज़ है इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देख पाएंगे सभी में ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना हुआ दिख रहा है इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे विकल्प बी के साथ ये अलग है एकदम, इससे डिफरेंट है, यही आपका अलग आकृति आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 का विकल्प बी सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करेंगे पूरी। तो यहाँ पर भाग 2 आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाग 2। अब भाग 2 को कैसे करेंगे देख सकते हैं। यहाँ पर निर्देश 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें।
आपसे क्या कहा जा रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यदि है उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। समरूप क्या होता है, अब आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। समरूप होता है प्रश्न चित्र जो बना है इसी का समान रूप, इसी के जैसा, इसके जैसा, एक इसी के जैसा होना चाहिए, एक जैसे। तो इसी के जैसे बना हुआ कौन सा आंसर आपको मिल रहा है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आप कैसे अपने आंसर्स को टिक कर पाएंगे, जल्दी से देखते हैं। एक समान, यहाँ पर समरूप आपको ढूंढना है, प्रश्न चित्र के समरूप कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखते ही बता देंगे कि ए वाला नहीं होगा, बी वाला हो सकता है, सी वाला नहीं है और डी वाला भी नहीं है, इसलिए बी विकल्प सही है। इसके समरूप, इसके जैसा है और यही आपका सही आंसर है, यही आपसे निर्देश में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और जल्दी से सॉल्व करके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भेजना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो जल्दी से हल करते हैं इसको, और यहाँ पर हल करिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा बताइएगा, कोई भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, जिस प्रकार से ये बना हुआ आपको दिख रहा है इसी प्रकार का आपको ढूंढना है। तो देखेंगे ए नहीं होगा, यहाँ पर बी नहीं होगा, क्योंकि कारण ये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और विकल्प सी इसके जैसा एकदम यही आपका सही आंसर होगा, डी वाला भी नहीं होगा, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और इसका सही आंसर ढूंढना है। जिस प्रकार का ये बना हुआ है कोई भी गलती नहीं करनी, ए वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन फालतू में यहाँ गलत बनी हुई है। विकल्प बी एकदम सही आंसर है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके जैसा ही ढूंढना था जो कि विकल्प बी के साथ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और आज के इस सेशन का ये सेकेंड भाग का लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं इसका सही आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो बताइएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर इसके जैसा ढूंढना है। देखेंगे ए के साथ नहीं मैच कर रहा है, सी नहीं आ रहा है, और देख लेंगे यहाँ पर आप अपना आंसर किस प्रकार से, डी वाला भी गलत है, विकल्प भी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी से आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजना ना भूलिएगा, कमेंट्स करिएगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम भी कमेंट बॉक्स में भेजते रहना है। और मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सिंबल बना के भेजिएगा जल्दी से अपने हैंड का। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम बर्बाद किए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और यहाँ पर हम आ चुके हैं भाग 3 पर। लिखा है निर्देश में प्रश्न संख्या 9 से 12 में वाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ये आपका यहाँ पर निर्देश है, इसको पूरा की बजाय हम यहाँ पर गौर करने की बात लिखी गई, इसे पढ़िएगा। ये आपका सही चित्र का पता लगाएं जो बिना दिशा परिवर्तित किए। यहाँ पर ये भाग जो यहाँ पर आपका खाली है, इसमें कौन सी उत्तर चित्र लाएं, ABCD कौन सा लाएं कि आपका ये जो आंसर है, यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा बिना दिशा परिवर्तित किए। ए अगर लाते हैं तो इसको सीधा सीधा रख दीजिए यहाँ पर उठा करके, क्या ये सही आ रहा है, अगर आ जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर बी को ला करके देखिए, बिना दिशा परिवर्तित किए, मुड़ाना नहीं है कि इसको मुड़ा के घुमा के ले आएंगे यहाँ रख देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको वो आंसर ढूंढना है जो बिना घुमाए, इसको बिना दिशा परिवर्तित किए सीधे लाना है और ला करके बैठा के देखना, अगर ये सही पैटर्न बन रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए लिखा है बिना दिशा परिवर्तन के। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यहाँ पर देखना आपको होगा। और सही आंसर जल्दी से बताइएगा, आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या आने वाला है,
देखेंगे ए को अगर हम बिना दिशा परिवर्तित किए यहाँ लाएंगे तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। बी को लाएंगे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ये कारण यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। सी वाला लाएंगे तो आंसर क्या बनेगा, नहीं बनेगा। देखेंगे कारण क्या है, ये वाली चीज़ कारण बन रही है। इसी प्रकार डी विकल्प आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही इसको यहाँ पर ला करके सीधे शिफ्ट करेंगे और आंसर आपका सही आ जाएगा बिना दिशा परिवर्तित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और उसका सही आंसर आपको पता लग गया है, विकल्प डी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर देना है आपको। किस प्रकार से सही आंसर, कोई भी गलती नहीं करनी है और जल्दी से बताइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में भी भेजते रहें। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कारण आप देख सकते हैं ये अलग बना हुआ है। इसी प्रकार बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता, देखते ही बता सकते हैं डी इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जल्दी से चलते हैं। 11 का सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोग देख सकते हैं 11 का सही आंसर। जिस प्रकार से ये डिजाइन बन रही हैं इसी प्रकार से इन्हें भी पूरा करने के लिए यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए ब्लैक पार्ट, तो आपका सही आंसर विकल्प ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका सही आंसर, तो जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या आने वाला है, देख पाएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ये देखेंगे जो कि गलत है, क्यों गलत है, इसके एरो को अंदर ध्यान से देखिएगा, सभी के किस प्रकार से हैं इसी प्रकार से आपको अपना आंसर देना होता है, कोई भी गलती नहीं करनी होती है। ये नहीं हो सकता है, ये गलत है। बी यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। सी नहीं हो सकता है क्योंकि इसके एरो को देखिए। डी नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ जो है गलत बनी हुई है इसलिए, तो सही आंसर विकल्प बी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या निर्देश दिया है यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 से 16 में दाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिस चित्र में खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके। ये आपसे कहा जा रहा है, एक श्रेणी क्रम दिया गया है श्रेणी बना करके, और इस श्रेणी को पूरा करने के लिए आपको उत्तर चित्र में से किसी एक चित्र को लाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा देख सकते हैं, जल्दी से देखते हैं और इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कौन सा चित्र लाना है इनमें से ABCD में से जो आपका सही आंसर श्रेणी को पूरा कर सके। तो देखेंगे पहले ये गोला गोला ऊपर ऊपर बने हुए हैं, फिर ये क्रॉस क्रॉस बढ़ गया, फिर ये गोला। अब किसकी बारी है, फिर क्रॉस की बारी आ रही है। नीचे क्रॉस बनाओ, ऊपर गोला और नीचे क्रॉस। तो जल्दी से देखते हैं, ऊपर गोला नीचे क्रॉस, और कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर 4। तो 4 वाला कौन सा आंसर होगा देख सकते हैं, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे और ये श्रेणी क्रम में बैठाना है हमें सही, तो श्रेणी क्रम में बैठाना इसका सही आंसर देखेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इसका सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन हुआ, इसको पलट दिया गया और साथ ही साथ एक क्रॉस को बढ़ा दिया गया, 1 से 2 कर दिया गया। यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गए हैं। अब यहाँ पर इसको पलटा तो गया है लेकिन क्रॉस की संख्या 3 कर दी गई। अब कितनी आएगी, 4 पलट दिया जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा और 4। तो देखेंगे पलटेंगे और क्रॉस की संख्या 4 किसके साथ है, विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर यहाँ पर आपको देना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका सही आंसर किस प्रकार से देंगे, तो आपको देखना है यहाँ पर ये परिवर्तित यानी मुड़ा दिया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है बार बार। तो इसको भी हम घुमाएंगे और जैसे ही घुमाएंगे आंसर इस प्रकार का बन रहा है। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प बी आपका सही आंसर है। इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये रियल क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका, एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उठा करके देख लीजिएगा, 2020 का रियल क्वेश्चन पेपर है।
तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, ये चीज़ जो है रोटेट की जा रही, घूम रही है, ऐसे इधर को घूमी है और फिर ये चीज़ इधर को घूमी है। अब फिर से ये चीज़ घूमेगी तो एरो कहाँ, ऊपर की ओर इस साइड में रहेगा और फिर आपका जो ये त्रिभुज है वो किधर की ओर, इधर की ओर ऐसे रहेगा और आपका फिर यहाँ पर इस तरह से ये आयत दिखाई पड़ेगा। आप जिस प्रकार से आयत को देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से आयत आपको दिख जाएगा खड़ा हुआ और इसी प्रकार से आपका सर्किल यहाँ पर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा। बी एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए भाग 5 आ चुका है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर लिख करके भेजिएगा और साथ ही साथ थम्सअप का चिन्ह बना करके भेजते रहिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए हम लगातार तैयारी करवाते रहें। ये थम्सअप का साइन हाथ बना करके ज़रूर भेजिएगा। हाथ का सिंबल इस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके निर्देश को पढ़ करके फटाफट करते हैं हम। यहाँ पर भाग 5 है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे और समझने वाले हैं क्या है। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न के 2 प्रश्न साइड दिए गए हैं, दूसरे साइड में एक प्रश्न चिन्ह है और प्रथम साइड के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इन दो में एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहा जा रहा है, दूसरे और तीसरे तथा तीसरे और चौथे चित्र में भी एक संबंध हो आवश्यक, चित्र में भी एक संबंध अवश्य होना चाहिए। वो संबंध आपको यहाँ पर बनाना है। संबंध स्थापित करने के लिए कौन से यहाँ पर उत्तराकृति लानी पड़ेगी ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस कढ़ाई को इन्होंने उल्टा किया है तो ये सीधा कर दिया है और ये जो बने हुए नीचे के पार्ट वो सेम रखे हैं। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर जो कढ़ाई बनाएगी इसको हम ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है नीचे के सेम पॉइंट रहेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर यहाँ पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइएगा जल्दी से, कोई भी गलती नहीं करनी है। क्या हो जाएगा और कमेंट सेक्शन में नीचे यहाँ पर आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी 30 अप्रैल को होने वाले पेपर में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है हमारे इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे आपके लिए नॉलेजफुल यहाँ पर जो है क्वेश्चंस लाते रहते हैं। तो लगातार आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर शानदार तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन 18 का सही आंसर देखिएगा किस प्रकार से आ रहा है, सर्किल का सर्किल ही रहा, त्रिभुज अंदर की ओर चला गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आने वाला है, त्रिभुज तो ये बन के आएगा ही और इस प्रकार से आपको अपना आंसर देना है। त्रिभुज तो बन के आएगा यहाँ पर, इसके अंदर को ये जो छोटा वाला सर्किल है वो अंदर चला जाएगा। सही आंसर विकल्प बी की तरह जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और इसका सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, इसके बगल वालों को भी रंग दिया है। ये जो साइन, क्रॉस के साइन है यहाँ पर भी बना दिए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो है इसके बगल वाले ये दोनों, इनमें भी लाइनिंग बना देनी है इस प्रकार से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा देख सकते हैं, विकल्प सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है देख पाएंगे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर यहाँ पर जिस प्रकार से संबंध में देखिएगा ये लाइनें मिलाई गई हैं, तो हमें भी क्या करना है, इस प्रकार से अपना सही आंसर देना है। सभी कोनों में सभी लाइनें सेट की गई हैं, जिस प्रकार से हम भी सेट करते हैं तो हमारा सही आंसर विकल्प ए की तरह हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे और इसी प्रकार से एक इस प्रकार से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपने यहाँ पर मिला लेना है, जिस प्रकार से ये मिल रहे हैं और सही आंसर आपका विकल्प एक के जैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के लिए बहुत ही शानदार तरीके से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मेरे अनुसार जो आंसर आ रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हुए चल रहे हैं। तो क्या आपसे कहा जा रहा है, भाग 6 आ चुका है और इसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग में बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया। ये बाईं ओर भाग है वो क्या है, एक प्रश्न चित्र है और प्रश्न चित्र में बाईं भाग को दर्शाया गया है। उत्तर चित्र में क्या है, इसके दाएं भाग को दर्शाया गया है, वो आपको ढूंढना है और क्या बना देना है, या तो त्रिभुज बन रहा होगा या फिर वर्ग बन रहा होगा और या फिर आपका सर्किल यानी वृत्त बन रहा होगा। ये इस प्रकार से बन रहे होंगे, यही 3 आकृतियां बनेंगी। तो जल्दी से देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए। ये एक त्रिभुज का पार्ट है, हमें कैसे ज्ञात हुआ आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका जैसे ही मिलान करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको ऐसे लाइन खींचना है इस प्रकार से और फिर ये इस प्रकार से। तो आपका सही आंसर क्या आएगा ये आपको देखना होगा यहाँ पर। तो हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं और सही आंसर्स को ढूंढ लेते हैं क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, विकल्प डी आपका सही आंसर है इसका। जैसे ही इसको मर्ज करेंगे यानी आपस में जोड़ेंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा और किसी से नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर क्या आएगा। तो देखेंगे इसको, हमें जैसे ही ऊपर के आधे पार्ट में देखिए कितनी है यहाँ पर 4, तो नीचे के आधे पार्ट में भी 4 बनना चाहिए इस प्रकार से। तो हमें 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 की और ज़रूरत है, अभी हमें कितने की, 3 पार्ट की ज़रूरत है। तो देखेंगे 3 वाला कौन सा है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 23 और इसका सही आंसर, तो इसको क्या है, यहाँ पर देखिए वृत्त बन रहा था, यहाँ पर क्या है, वर्ग बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से जैसे ही इसको वर्ग बनाएंगे तो आपका सही आंसर क्या आ रहा है, इस प्रकार से आपका सही आंसर आएगा। तो सही आंसर देख सकते हैं विकल्प बी के साथ जा रहा है, बी इज द एकदम राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर इसका यहाँ पर देखिएगा क्या बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप कह देंगे कि सर ये वर्ग बनाया जा रहा है, वर्ग बनाने पर आपका सही आंसर क्या आने वाला, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें भाग 7 को हल करना है और भाग 7 में हमें निर्देश दिए गए, इस निर्देश को पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया, दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। अब क्या कहा जा रहा है, तो उत्तर चित्र के बाद यहाँ पर कहा गया किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र में से चुनें। आपको ये जो लगा हुआ दिख रहा है एक्स वाई, ये क्या है, ये दर्पण है। और दर्पण क्या होता है, साधारण बोलचाल की भाषा में चेहरे देखने वाला शीशा जो है वो भी दर्पण का कार्य ही करता है। चेहरे को देखने वाला शीशा जो डेली यूज में हम लेते हैं वही है। और इसको खड़ा करके इस साइड की ओर इसका लगाया गया तो प्रतिबिंब क्या बनेगा वो आपको बताना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना इस प्रश्न का। तो यहाँ आप देखेंगे शीशा जैसे ही लगा हुआ है ये, तो शीशे में क्या इसका फोटो बन के आएगा वो आपको बताना है। तो इस प्रकार से आएगा। तो ऐसा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देख सकते हैं और इसके बाद जो यहाँ पर ये लाइन वाला है इस तरह से वो आएगा बहुत ही अच्छे ढंग से और फिर आपका क्रॉस का साइन आएगा। तो इस प्रकार का फोटो कहाँ पर बन रहा है वो आपको ढूंढना है और अच्छे ढंग से देखेंगे तो विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब। एक बार फिर से देखिएगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, देख सकते हैं ये ऐसा दिखाई पड़ेगा शीशे में जैसे ही शीशा लगाएंगे इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये दर्पण प्रतिबिंब के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। इनको सॉल्व करते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। यहाँ पर इसके सामने दर्पण लगाया गया, ये जो दर्पण लगा हुआ है बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया जा रहा है, कोई भी गलती नहीं करनी है।
के बना हुआ है। के को जैसे ही शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार से आपका के दिखेगा। फिर आपका एन किस प्रकार का दिखेगा, तो देख सकते हैं इस प्रकार का दिखेगा। आई पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो विकल्प भी आपका सही आंसर है, इस तरह का दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाए होंगे। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए, प्लस आगे है तो शीशे में भी प्लस आगे दिखाई पड़ेगा। फिर आपका मल्टीप्लाई उसके सामने और माइनस ऊपर रहेगा, भाग नीचे रहेगा ये सर्किल के अंदर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं भाग ऊपर है, ये गलत, बी गलत। अब देखिए भाग दोनों में नीचे है लेकिन प्लस का साइन आगे होना चाहिए, तो विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से देखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे जिस प्रकार से बना हुआ है, तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है, विकल्प ए जैसा दिखेगा दर्पण में। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। इसको जल्दी से हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, यहाँ पर आपका आंसर विकल्प ए के साथ जा रहा है। और नेक्स्ट भाग की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 29 से 32 की ओर। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि पेपर यानी जो ये सॉल्यूशन कराया जा रहा है इसको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि आप यदि कहीं पर स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा और आप अपने एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आगामी 30 अप्रैल को होने जा रहे पेपर में गलतियां करेंगे। आप वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास आपको कर रहे हैं। आपको सरल प्रश्न कतई गलत नहीं होने देंगे और कोई भी कठिन से कठिन प्रश्न क्यों ना आ जाए बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन संख्या 29 से 32 के लिए निर्देश को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम निर्देश को जल्दी से अच्छे तरीके से रीड करते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र देख सकते हैं, ये बाईं ओर प्रश्न चित्र दिए गए हैं। और बायां क्या होता है, दायां क्या, ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने दाएं हाथ से ही लिखते हैं। जहां पर हम तीर बना रहे हैं, अगर ये आप देखेंगे अपना जो लिखने वाला हाथ है वो दायां हाथ होता है और जिस हाथ से नहीं लिखते हैं वो बायां हाथ होता है। ये बाईं साइड है और ये दाईं साइड है। इसी को कहते हैं क्या, इसे राइट साइड कहते हैं और इसे लेफ्ट साइड कहते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं इंग्लिश में। तो लेफ्ट साइड में प्रश्न चित्र बने हुए हैं जिसको कहते हैं बाईं ओर, और दाईं ओर ABCD उत्तर चित्र बने हुए हैं, दर्शाए गए चार देख सकते हैं। और कागज के टुकड़े को तह खोलने पर जिस प्रकार का दिखेगा वैसा उत्तर चित्र ढूंढना है। आपको इधर ये प्रश्न चित्र दिए गए हैं, इनमें कागज के टुकड़े से इसको फोल्ड करके कटिंग किया गया, फिर इसको खोला जाएगा तो आंसर क्या दिखाई पड़ेगा वो आपको टिक करना है। तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, पहले इस कागज़ के टुकड़े को पूरा था और फोल्ड करके आधा किया गया था, फिर इसको दोबारा से यहाँ से फोल्ड किया गया और इस प्रकार का बच्चा। एक बार फिर ये तीर बताता है कि हमें फोल्ड कर देना है। इस प्रकार के कागज़ को भी हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया यहाँ से और इतने बड़ा बच गया। फिर इसके अंदर कटिंग की इस प्रकार से, तो जो कटिंग की और उसको दोबारा खोलेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटे छोटे वर्ग दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार से, और वो हमारा आंसर फिर जब इसे खोलेंगे तो विकल्प ए के जैसा दिखेगा। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कागज़ के टुकड़े से। आप भी कैंची लेकर के और कागज़ लेकर के घर पे कटिंग करके देखिएगा, जिससे ऐसी आकृति आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं। कागज के टुकड़े को फोल्ड किया गया यहाँ से मोड़ लगा के, बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर कागज़ के टुकड़े को फोल्ड करके इस प्रकार से फिर एक बार फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पर कट का निशान लगाया और जैसे ही इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से खुलेगा, नीचे कट का निशान लगा होगा, यहाँ पर कट का निशान आएगा और ऊपर की ओर कट का निशान आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी के जैसा खुलेगा। एकदम डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और उसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर को सेंड करते रहें। कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर्स को सेंड करना है। तो यहाँ पर इसको पहले फोल्ड किया गया, फिर इसको रीफोल्ड किया गया और एक बार फिर से रीफोल्ड करके इस प्रकार का बनाया गया है।
और फिर यहाँ पर 2 होल किए गए हैं, 2 छेद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे इस कागज़ को खोलेंगे आपका सही आंसर विकल्प बी के जैसा दिखेगा। आप ये करके देख सकते हैं। कागज़ लीजिए और साथ ही साथ कैंची को लीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर आप कैंची के इस्तेमाल से कटिंग करके देखिए कागज़ को। तो कैंची और कागज़ की सहायता से ये बनाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये जो कागज़ था इसको मुड़ाया गया, फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड करने के बाद कटिंग की गई। जिस प्रकार से कटिंग की गई है इस प्रकार से आपका सही आंसर विकल्प सी के जैसा दिखेगा। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 से 36 के लिए निर्देश दिया गया, इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो जल्दी से चलिएगा। भाग 9, यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए निर्देश दिया गया 33 से 36 में। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र, ये चित्र बना हुआ है और दाईं ओर ABCD चिन्हित कर 4 बार उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में दिए गए चित्र का चयन करें जो उपलब्ध कट आउट से बनाया जाए। यहाँ पर ये जो टुकड़े दिए हैं प्रश्न चित्र में 1 2 3 4, इनकी सहायता से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है और जो बने उसको आपको अपने आंसर के रूप में टिक करना है। इनकी सहायता से ये जो कटआउट दिए हैं कागज़ के या किसी भी चीज़ के समझ सकते हैं यहाँ पर आप। इसकी सहायता से कौन सी उत्तर चित्र जो है वो आपकी आवश्यकता कागज़ के अनुसार बन सकती है उसका आंसर टिक करना है आपको। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कहा जा रहा है। जैसे ही इनको हम जोड़ेंगे इन 2 पार्ट को तो ये किस प्रकार से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे आप लोग देख सकते हैं। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जोड़ने पर इस प्रकार के दिखाई पड़ेंगे और ऊपर की साइड इसका छोटा वाला पार्ट और छोटा वाला पार्ट जोड़ेंगे तो विकल्प भी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के हमें ये दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ढूंढेंगे यहाँ पर, कोशिश करते हैं पूरी क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे इसका सही आंसर। जैसे ही 3 स्लाइड को जोड़ करके और एक स्लाइड इस तरह की, तो यहाँ पर देखेंगे ये नहीं हो सकता, गलत है। सी भी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं। आंसर भी एकदम राइट आंसर है। देखिए 4 स्लाइड हैं और 2 स्लाइड आधी थी वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी के साथ चला गया। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के लिए जल्दी से देखते हैं क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखेंगे तो ए नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही छोटा यहाँ पर बना है। बी नहीं हो सकता है, सी नहीं, डी एकदम राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है देख सकते हैं वो सिर्फ यहाँ पर है इसलिए अकेली। यहाँ पर 2 थे इसलिए नहीं हुई थी और यहाँ पर थी ही नहीं इसलिए नहीं। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर देना है आपको, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। 4 पार्ट से सही आंसर आपको देना था कोई भी गलती किए बिना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। बी एकदम राइट आंसर है, देखते ही बता सकता है हर एक बच्चा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD क्या है, यहाँ पर आपको 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में उस चित्र को चुने जो जिसमें क्या है प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेना है। यहाँ पर उस उत्तर चित्र को ढूंढना है जिसमें ये प्रश्न चित्र छिपा हुआ दिखाई पड़े। ABCD किसमें ये छिपा हुआ है, अंदर सेट है, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है। इसमें आपको ढूंढना है कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कहाँ पर ये छिपी हुई है। आंसर कहाँ पर छिपा हुआ हो सकता है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो देखेंगे ये चीज़ छिपी हुई ए के साथ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं मिल रही है। इसी प्रकार बी में नहीं है। आंसर देखेंगे तो यहाँ सी में भी नहीं, डी में एकदम राइट आंसर है। कहाँ पर छिपा हुआ है देख सकते हैं, इस प्रकार से ये छिपा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर विकल्प डी है। 38 का देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर।
तो 38 नंबर के लिए जल्दी से करिएगा सॉल्व, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर्स को देना बिल्कुल ना भूलें। ये कहाँ पर छिपा हुआ है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है ये जल्दी से आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। कहाँ पर आंसर आ सकता है आपका, तो यहाँ पर आप अपना आंसर देख पाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से कोई भी गलती नहीं करनी है और सही आंसर देना है, कोई भी गलती किए बिना। आपका सही आंसर कहाँ पर छिपा हुआ है ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प ही आपका सही आंसर है, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर छिपा हुआ था। तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल चुका होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे 39 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर सही आंसर इसका देना है, कहाँ पर ये छिपा हुआ है। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और कहीं पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और एक के साथ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर देना है, जल्दी से 40 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद अंकगणित परीक्षण आने वाला है, तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कहाँ पर दिया गया है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि आपको अपना आंसर देना है कोई भी गलती किए बिना। कहाँ पर आपको अपना आंसर दिखाई पड़ रहा है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर छिपा हुआ है, ये चीज़ जो है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और नेक्स्ट पार्ट आपका खंड 2 है, और ये अंकगणित परीक्षण आ चुका है, इसको जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब हम यहाँ पर अंकगणित परीक्षण करने वाले हैं, और अंकगणित के 20 क्वेश्चन यानी मैथ्स के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के जो आते हैं, हर बार आप कैसे धांसू ट्रिक से कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं सेशन के मैथ्स यानी अंकगणित परीक्षण को। और ये 40 आकृतियाँ जो 50 नंबर की आती हैं उनको हमने पूर्ण कर लिया है, और अभी आप देख सकते हैं 40 मिनट का समय हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमने यहाँ पर समझाया है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं मैथ्स को। तो फ्रेंड्स आज का इस अंकगणित का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं हम यहाँ पर क्या आने वाला है। निम्न व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। आपसे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे करेंगे देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये जो आपको व्यंजक दिया है इसको सॉल्व करना है, तो बड़ी ही आसानी से हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। देखिए इसको निकटतम परिणाम में बताना है पूर्ण संख्या के रूप में, तो हम इन सबको क्या करेंगे, दशमलव यानी डेसिमल जो पॉइंट वाली गुणा है उसको नहीं करना है, आपसे साफ कहा गया है कैसे आपको करना है। तो ये देखेंगे इसको हम निकटतम में लिख लेंगे 49.6, ये किसके निकटतम है, ये हमारा 50 के निकटतम है, आपको गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 10.2 किसके निकटतम है, 10 के निकटतम है। फिर आपका देखिएगा माइनस है तो माइनस लगा दिया। 7.1 किसके निकट है, 7 के, और गुणा का चिन्ह गुणा लगाइए। 29.7 किसके निकट है, 30 के। तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, और माइनस है तो माइनस लगाइएगा। फिर आप देखेंगे 5, ये जो आपको दिया गया 5.1 किसके निकट है, ये 5 के ही निकट है। और फिर 20.1 किसके निकट है, 20 के। तो बहुत ही आसानी से अब आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। किस में पूछा था, निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में पूछा है, इसलिए हमने पूर्ण संख्या के रूप में परिवर्तित कर लिया है। तो 500 का मतलब 50 का गुणा 10 से करेंगे, 5 एकन 5 और 2 जीरो हैं तो 500 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से 7 और 3 का गुणा करिए 21 होता है, 1 जीरो। फिर 5 और 2 का तो क्या आ जाएगा, देख सकते हैं 5 दूनी 10 होता है, और 1 जीरो है 100। इस प्रकार अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने आपको अपने वीडियोज में कई बार बताया है, एक जैसे चिन्हों वाले जुड़ जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 500 का 500 ही रहेगा, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 310 हो जाएंगे जुड़ करके, माइनस का ही रहेगा। ये अब एक प्लस का है लेकिन आगे प्लस चिन्ह बनाया नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे अलग अलग चिन्हों वाले हमेशा घटते हैं। बड़ा कौन है, 500, 500 के आगे प्लस है, प्लस का चिन्ह बनाया नहीं जाता है। तो 500 में से 310 घटाएंगे, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं, आपका आंसर बचेगा 190। और ये एक पूर्ण संख्या है, और निकटतम में पूछा था तो हमने निकटतम पूर्ण संख्या के रूप में विकल्प डी
आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। इसका सही आंसर, एक पार्क में 1500 मीटर लंबी और 750 मीटर चौड़ी, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दी हुई है। साइकिल सवार इस पार्क को 4 चक्कर लगाने हैं। साइकिल सवार है और उसे 4 चक्कर लगाने हैं इसके। तो ये जो पार्क है, पार्क किस प्रकार का होता है पहले तो आप ये समझिए। इस प्रकार का पार्क आपको दिया गया है। ये पार्क की लंबाई 1500 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी समझ गए होंगे यहाँ तक। तो 1500 मीटर ये भी हो जाएगा। नीचे का पार्क तो चारों ओर से घूमना पड़ेगा। अब फिर आपसे कहा गया है कि 750 मीटर चौड़ा है, तो 750 ये होगा और 750 ये होगा। तो ये तो इसका एक चक्कर, अगर यहाँ से शुरू करेगा तो इतना जाएगा, इतना चारों ओर घूम कर आएगा। तो 4 बार, मतलब चारों ओर घूमने के लिए 2 बार उसे 1500 मीटर और 2 बार 750 मीटर का चक्कर लगाना होगा। लेकिन उसे ऐसे कितने चक्कर लगाने, 4 चक्कर घूमना है। तो पहले एक चक्कर में हम निकालेंगे कितनी दूरी घूम रहा है, वो कितनी दूरी चलनी पड़ रही। 1500 मीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। 750 और 750 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। 3000 और 1500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4500, यानी 4500। और मीटर है दोनों जगह, तो मीटर में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे, मीटर में आ चुका है हमारा ये। अब ये आप समझ चुके हैं, ये तो एक चक्कर का है। कितने चक्कर का है, एक चक्कर का। आपको कितने चक्कर लगाने हैं, 4 चक्कर साइकिल सवार लगा रहा है, तो 4 चक्कर बराबर 4 की गुणा 4500 से कर देंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से आपका आंसर आ गया है यहाँ पर। और अभी आंसर वो नहीं आया जो मांगा जा रहा है। 4 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा ये पता लग जाएगा। देखिए 45 चौके कितना होता है, यहाँ पर 180 होता है। 2 जीरो पहले से हैं तो ये लिख लीजिए। और ये मीटर में है, 18,000 मीटर दूरी वो चलता है। अब इस मीटर को यदि हम किलोमीटर में चेंज करें, यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। और अभी हमारा आंसर जो अभी आया हुआ है, 4 चक्कर में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ रही थी, आप समझ सकते हैं। 4 चक्कर में उसे जो दूरी चलनी पड़ रही है 18,000। और ये क्या है, मीटर है। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर से हम जैसे ही इसे भाग करेंगे तो हमारा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। और 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो जैसे ही 18,000 को भाग करेंगे 18 आएगा, और 18 किलोमीटर आ चुकी है दूरी, उसे चलनी पड़ेगी 18 किलोमीटर। अब उसकी चाल दी गई है। चाल कितनी है साइकिल सवार की, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या ज्ञात करना है, चाल से उसे कितना समय लगेगा, समय निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको एक बार फिर हम कट करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी एक रफ कॉपी में हल करके देखिएगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ सकता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट्स करेंगे। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या निकालना है, समय। और समय के लिए फार्मूला क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, देख सकते हैं। समय का फार्मूला होता है, दूरी को भाग करेंगे किससे, चाल से। तो अच्छे से समझ पाए होंगे, दूरी बटे चाल होता है समय का फार्मूला। दूरी कितनी थी, 18 किलोमीटर। चाल कितनी है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें घंटे में समय पता लगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 1 बढ़ेगा ऊपर की साइड। और जैसे ही इसको हम भाग करेंगे 45 से, 45 चौके कितना होता है, अभी हमने आपको कराया था, 45 चौके होता है 180। 4 घंटे का समय उसे लगा। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे, ये हमारा फार्मूला था, सूत्र था। तो यहाँ पर विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप अपनी रफ कॉपी को उठाइएगा और वहाँ पर अभ्यास प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे हैं। झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे कितने पक्षी जो हैं, वो 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
झुंड में टोटल पक्षी कितने होते हैं, कोई भी झुंड है तो उसमें टोटल पक्षी हम मान लेते हैं कि 1 भाग हैं। कितने भाग हैं, 1 भाग पूरा होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, 1/4 भाग। इसका 1/4 भाग कहाँ है, नदी के किनारे, और 1/5 भाग घोंसले में है, बाकी जो हैं पक्षी। तो पहले तो हम 1/4 प्लस करेंगे 1/5। ये जो पक्षी हैं कहाँ हैं, ये 1/5 घोंसले में हैं और 1/4 नदी के किनारे हैं। अब बाकी कैसे निकालेंगे, टोटल होता है 1 भाग, 1 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ करके, तब हमारे बाकी पक्षी आ जाएंगे। कैसे निकाला हमने, देख सकते हैं आप, शेष यानी बाकी पक्षी कैसे निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ लीजिएगा, टोटल पक्षी कितने होते हैं, 1 भाग, 1/4 भाग नदी के किनारे, 1/5 भाग काय में घोंसले में। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और 1 में से घटाएंगे तो शेष पक्षी निकल करके आ जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ इनका हमें लासा लेकर के जोड़ करना है। लासा कितना आ जाएगा, 20, और जैसे ही 20 लासा आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से करेंगे तो ये 4 आएगा, और इस प्रकार से 1 माइनस ये आ जाएगा 9/20। 9/20 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो लासा यहाँ पर फिर हमारा 20 ही रहेगा, और 20 को यहाँ भाग करेंगे तो ये 20 माइनस का कितना आएगा, 9। इस प्रकार से ये 11/9, 11/20 सॉरी, यहाँ पर 11/20 क्या है, ये शेष पक्षी बचे हुए आ चुके हैं। कितने शेष पक्षी हैं। अब यहाँ पर 11/20 भाग पक्षी जो हैं शेष बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 11/20 भाग पक्षी कितना है, ये जो है शेष हैं। और शेष क्या है, शेष हमें दिया है, शेष की संख्या कितनी है, यहाँ पर देख सकते हैं। शेष बाकी बचे 22 पक्षी थे। अगर इसका मान कितना है, 22 है, ये 22 के बराबर हैं। देख सकते हैं ये 22 के बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, घोंसले में पक्षी कितने थे, 1/5 भाग का मान ज्ञात करना है। ये 11/22 भाग शेष पक्षी का मान 22 है। तो 11/20 बराबर क्या हमारा आ गया, 22 पक्षी हैं, और ये भाग में है। तो हमें क्या करना है, 1/5 भाग का मान निकालना है। बहुत ही आसानी से निकालेंगे, देखिए कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 भाग का मान कितना आएगा वो निकालेंगे। तो 22 गुणे 20 और बटे में 11, 11 दूनी होते हैं 22। तो 2 और 20 का गुणा करेंगे, 1 भाग का मान आ गया है 40 पक्षी। टोटल पक्षी कितने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 40। टोटल पक्षी यहाँ पर 1 भाग का मान 40 है। तो बहुत ही आसानी से अब बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात बची नहीं है। यहाँ पर 40 पक्षी टोटल हैं, और घोंसले में कितने पक्षी हैं, 1/5 भाग। तो 40 का 1/5 भाग निकालेंगे बहुत ही आसानी से। देखिएगा 40 गुणा 1/5, 5 8 40, यानी घोंसले में कितने पक्षी हैं, 8 पक्षी हैं घोंसले में। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। आंसर आपका विकल्प डी के साथ जाएगा, 8 पक्षी हो जाएंगे घोंसले के अंदर। बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे, थोड़ा स्लो समझा रहे हैं जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, और इसका सही आंसर देना है। क्या आपसे कहा जा रहा है, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिया। अमित का प्रतिशत लाभ अथवा हानि है। पहले तो हमें ये पता करना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि। तो कोई भी चीज़ यदि हम खरीद करके, खरीद मूल्य और जो उस पर लागत हमने लगाई उससे अधिक में बेचेंगे तब लाभ होगा। अगर हम कोई चीज़ 4 में खरीद कर 5 में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ, और यदि हम 5 में खरीद कर 4 में बेच दें तो 1 रुपये की हानि है। उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं आगे आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर उसने कितने में खरीदी है, तो मेज को 1200 रुपये में खरीदा था, तो 1200 ये तो खरीद मूल्य है। मरम्मत पर 200 रुपये और अपनी जेब से लगाए तो 200 और लिखिए, इसमें ऐड करिएगा। अब मेज उसे कितने की पड़ गई, 1400 रुपये की। लेकिन उसने ये तो खरीद मूल्य और लागत मूल्य जो उसमें लगाए थे मरम्मत के लिए इतने रुपए, उसके ख़त्म हो गए मेज में।
और उसी इमेज को उसने 1680 रुपये में बेचा है। तो बिकी कितने में? महंगी बिकी है, यानी 1680 ज़्यादा होते हैं, 1680 में बेच दी है, बेच दी यानी। तो ये हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है हमें ज्ञात करने के लिए? 1680 माइनस करेंगे 1400, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। 1400 को माइनस करते ही 280 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। 280 रुपये का, ये 280 रुपये का क्या हो गया? लाभ। ये तो हमें लाभ हो रहा है, ये हमें पक्का पता चल चुका है। अब हमारा आंसर क्या आने वाला? हमें बताना है प्रतिशत में लाभ कितना हुआ। प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं ये आपको याद रखना, 280। अब यहाँ पर आप समझिए, अगर हम 280 रुपये का लाभ मिला है तो कितने रुपए पर मिला है ये पहले बताना है हमें। अगर आप कोई भी चीज़ 5 रुपये में खरीद कर 4 में बेचते हैं तो आपको हानि हो रही है 1 रुपये की। कितने रुपए पर? 5 पर। और यदि 5 वाली चीज़ आप 6 पर बेचेंगे, 5 रुपये में खरीदी, 6 में बेची, तो लाभ कितने पर हुआ? 5 पर। जो पहले हमने खरीदा था मूल्य वही हमें लाभ दिलाता है, वही हानि दिलाता है। तो उसने कितने रुपए ख़त्म किए थे पहले? 1400 रुपये। 1400 पर ही उसे क्या हुई है? यहाँ पर मुनाफा यानी फ़ायदा हुई है। 1400 रुपये पर ही हानि होती है। जो चीज़ हम खरीदते हैं किसी रुपए में, कितने भी रुपए क्रय मूल्य पर, हमें हमेशा लाभ या हानि होती है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको कई बार बताया है, 100 से करना पड़ता है क्या? गुणा। तो 100 से गुणा करना पड़ता है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे इसको। तो 100 से गुणा कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और यहाँ पर 14 दूनी 28 दो बार, और एक जीरो है तो एक जीरो, ये 20 हो चुका है। 20% आपको क्या हो रहा है? लाभ। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको समझने की ज़रूरत है बस, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। एक वर्ग दिया है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान हैं। ये आपका यदि देखिए वर्ग कैसा होता है, चारों भुजाएं बराबर हों, ये वर्ग हो गया। आयत कैसा होता है देख सकते हैं, इस प्रकार का आयत होता है, ये आयत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की माप। इनके परिमाप क्या हैं? बराबर हैं। परिमाप, तो परिमाप जब बराबर हैं कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं है, दी गई है परिमाप बराबर है। यहाँ पर वर्ग की भुजा कितनी है? एक भुजा है 16। आयत की लंबाई 18 है। आयत की लंबाई तो 18 दी है, और हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करने को कह रहा है। कितनी चौड़ाई होगी ये बताना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप बता सकते हैं। क्या करना होगा तो देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लिए। और बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम आपको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। आपको क्या करना है? वर्ग का परिमाप लिखना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? फार्मूला आप समझ पाएंगे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, ये होता है बराबर रखेंगे किसका? आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस में रहता है चौड़ाई। ये एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा फिर से लिख लेते हैं। देखिए आयत तो, और ये जो दिया है वर्ग और आयत का परिमाप समान है यानी बराबर हैं। तो वर्ग का क्या होता है यहाँ पर देखेंगे? 4 गुणा भुजा, ये हो गया। बराबर होता है यहाँ पर जब आयत का दिया है तो आयत का कैसे लिखेंगे? 2 गुणा लंबाई और प्लस में रहता है चौड़ाई। ये आप समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और आपको 4 गुणा भुजा दी गई है किसकी? अभी आप देख करके बताएंगे। भुजा आपको दी गई है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 गुणा भुजा कितनी दी है हमें? वर्ग की देखना है पहले। वर्ग की दी है 16, तो 16 से गुणा कर दें, ये हमारा हो गया। और फिर आगे क्या है आप देख सकते हैं, 2 गुणा, यहाँ पर आप लंबाई कितनी दी है? 18, प्लस में रखेंगे चौड़ाई। और यहाँ से अब निकालना है हमें आयत की चौड़ाई। बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 4 गुणा 16 बटे 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। यहाँ पर देखेंगे 18 प्लस का चौड़ाई है, तो देखिएगा 18 और इधर 16 दूनी 32, 32 बराबर 18 प्लस चौड़ाई।
और नीचे आप देखेंगे चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, ये 18 इधर 32 की साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, और यहाँ पर आंसर आपका 14 आ जाएगा। विकल्प एकदम ए सही है, विकल्प ए। और यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था 4 गुणे भुजा होता है क्या, ये परिमाप होता है किसका, वर्ग का, और जो आपका आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, ये होता है फार्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं क्या दिया गया है। 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और इतने सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें चाहिए होंगी, जबकि ईंट की माप दी गई है सेंटीमीटर में, आपको गुणे में दी है सब चीज़। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और किस प्रकार से, तो यहाँ पर 5 मीटर है, 6 मीटर और इतने सेंटीमीटर मोटी है, इतनी ईंट की माप दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्यों सभी एक जैसे होने चाहिए। तो दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और ईंट का क्षेत्रफल, दीवार के क्षेत्रफल को ईंट के क्षेत्रफल से करेंगे भाग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईंटों की संख्या निकालने के लिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, यहाँ पर क्या है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 8 को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 800 हो जाएगा, गुणा में 6 मीटर को सेंटीमीटर में 600 हो जाएगा, और ये दीवार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दीवार का क्षेत्रफल ये हो गया, लेकिन उसमें अगर हम गुणा कर देते हैं किससे, उसकी मोटाई से, तो ये दीवार का आयतन निकल जाएगा। और जल्दी से हम करते हैं इसकी गुणा, और ये सेंटीमीटर में दिया है 22.5। इसे करने के बाद आपको क्या करना है, ईंट के आयतन से भाग, ईंट के आयतन से भाग कर देनी, तो ईंट का आयतन निकालेंगे। तो देखिए 25 सेंटीमीटर है, गुणा में 11.25 आपको दिया है, और फिर आपको दिया है 6। तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए कर लिया है हमने। अब इसको हम भाग कर देते हैं और ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो 6 से 6 कटेगा, 2 जीरो हैं तो 100 आ जाएगा, ये आ चुका है। इसके बाद 25 से भाग करेंगे 100 में, तो ये 4 बार में पूरा कट रहा है। अब आपको क्या करना है, दशमलव से देखिएगा, ये जो दशमलव है एक दशमलव उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 अंक बाद, यहाँ पर 2 अंक बाद, तो ऊपर की साइड 1 जीरो बढ़ेगा, और जैसे ही 1 जीरो बढ़ेगा यहाँ पर हमने 1 जीरो बढ़ा दिया, ये 8000 हो गया है। अब हमें यहाँ पर इसको भाग कर लेना है। देखिए 5 से दोनों के दोनों कट रहे हैं, तो जल्दी से 5 से इसको काटेंगे। किस प्रकार से, एक बार साफ तरीके से लिख लेते हैं क्या बचा है। 8000 हो गया है ये 800, और 4 हो गया है ये 22, 5 बटे क्या बचा है 1125। अब जल्दी से 5 से काटेंगे, तो 5 से इसको काटें और 5 से इसको काटें, ये कट रहे हैं। तो 5 चौक क्या होता है 20, और 25 25। इसी प्रकार 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 25, ये कट गया। और फिर से एक बार काटेंगे तो बहुत ही आसानी से कट रहा है, 45 से ही कट रहा है, 45 सेकंड 45, और 45 पंजे कितना होता है यहाँ पर 225। 5 से इसे काटेंगे देखिएगा, तो 5 एकन 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, और 2 जीरो बचे हैं तो 2 जीरो, ये आ चुका है। और इसके बाद 4 से करनी है गुणा, यानी 1600, नीचे कुछ नहीं बचा 1, और ऊपर है 1600 गुणा 4, और जैसे ही गुणा करेंगे तो 16 चौकू कितना होता है 64, 100 ईंटें लगेंगी। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको क्या निकालना था, आसान भाषा में समझें, दीवार का आयतन निकालना था। यहाँ मीटर है 2 जगह, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लें, और इस प्रकार ईंट का आयतन से भाग कर दें तो ईंटों की संख्या पता लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने गंतव्य स्थान पर 4 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात
2:45 PM पर पहुँचे। हमने यात्रा कितने बजे प्रारंभ की थी, ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं 4 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 4 सही 1/2 घंटे का मतलब है 4 घंटा 30 मिनट ये होता है। और हम जब वहाँ पर पहुँचे तो ये टाइम हो चुका है, देख सकते हैं। और इस टाइम को, ये जो 2:45 है, ये PM लग गया, दोपहर का टाइम है। इसको अगर हम 24 घंटे वाली घड़ी में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई पड़ेगा, 14:45 भी इसे हम कह सकते हैं। 14:45 का मतलब भी यही होता है कि अभी जो हमारा टाइम है वो क्या है, ये 2:45 हुआ। और हम 4 घंटे 30 मिनट यात्रा पहले से कर रहे थे, तो 4 घंटे 30 मिनट हमें लगे, तब हम जाकर यहाँ पर पहुँचे थे 2:45 पर। तो 4 घंटे 30 मिनट इस समय से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 10। लेकिन याद रखिए कि ये PM में था। अब नीचे जब बैक जाएंगे, वापस जाएंगे, दोपहर के बाद का, और सुबह 10 बजे क्या होता है, सुबह के हैं, सुबह को हम लिखते हैं AM में। 10:15 विकल्प सी आपका सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने और आपसे पूछ रहा है 640 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे 640 लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिए, और फिर आपको ऐसे इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, कट रहा है देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से। और फिर 2 से कट रहा है तो काट दीजिए इस प्रकार से। फिर 2 से कट रहा है तो ये कट गया 80, फिर 2 से 40, और फिर 2 से ही कट रहा है। इस प्रकार से काटते जाएंगे और जितनी बार कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। गिनती करें, काउंटिंग करें कितनी बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 और गुणा में 5। तो यहाँ पर आपका सही आंसर विकल्प डी के साथ है। यहाँ भी 7 और 5 गुणा में है, तो इसलिए विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। आपको क्या है, मूलधन दिया है 1200 रुपये, ये जो है मिश्र धन दिया, ये दर दी है, समय पूछा है कितना ब्याज बना, 1200 से 1800 हुआ है तो कितना ब्याज बढ़ा है, 600 रुपये ब्याज बना है। आपको समय बताना है। साधारण ब्याज या 600 है। फार्मूला क्या होता है आप सभी को ज्ञात होगा पहले से। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, 600 रुपये जो है साधारण ब्याज आ चुका है, मूलधन पता है, दर पता है और समय को निकालना है। बहुत ही अच्छे ढंग से निकालेंगे। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर साधारण ब्याज 600 रुपये है, मूलधन कितना है 1200 रुपये, 1200, गुणा दर 5, और गुणा जो है यहाँ पर आपका क्या दिया है, समय नहीं दिया है तो समय को ऐसे ही लिखेंगे, और बटे में 100 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 12 पंजे कितना होता है 60, यहाँ आ गया 60 गुणा समय, और यहाँ है 600। ये देखेंगे गुणा में 60 इधर की साइड लाएंगे जैसे ही हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा देख सकते हैं, ये भाग में आ जाएगा और यहाँ हमारा समय बराबर क्या बच जाएगा, देख सकते हैं 600 के बटे में आएगा 60, और जैसे ही हम 60 से इसे भाग करेंगे तो देखिए कट रहा है 10 बार में, यानी समय बराबर कितना आ गया, 10 साल आपका समय आ गया। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि इसके बराबर क्या है, इनकी गुणा करनी है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आपको कई बार बताया है, गुणा करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से गुणा सीख जाएंगे आप। यहाँ पर 1 है, दशमलव का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, तो ऐसे लिखिएगा 14 जीरो दशमलव, ये 75 है। अभी आप दशमलव यहाँ पर देखेंगे, जिससे गुणा करना है उसका दशमलव कितने अंक बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक बाद वहाँ भी है, यहाँ 2 अंक बाद और यहाँ भी 2 अंक बाद, टोटल कितने अंक हो गए हैं, आप ये जोड़ लीजिए 4 अंक हुए हैं। तो हमें क्या करना है, 1 से गुणा करना है केवल। तो 1 से जैसे ही करते हैं गुणा हमारी क्या आएगी, तो देख सकते हैं यही आएगा। और 4 अंक बाद दशमलव 2 2 4, 1 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.4075 आपका सी विकल्प एकदम राइट आंसर है। ऐसी गुणा को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें केवल और केवल 1 का गुणा करना था,
हमें केवल और केवल 1 का गुणा इससे करना था और दशमलव को खाली काउंटिंग कर लेना। 2 अंक बाद इकाई तरफ से काउंट किया, 2 अंक बाद है, टोटल कितने अंक बाद, 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 से गुणा करने के बाद सही आंसर आ गया इस प्रकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कहा जा रहा है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या कहे आपसे उतनी बार 9 9 बना लेना है, तो 9 9 7 बार बनाएंगे, आपकी संख्या जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 9 9 7 बार बनाया हमने, देख सकते हैं आप लोग, 5 बार, 6 बार और 7 बार, ये 9 9 बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 7 अंकों की बड़ी संख्या हो चुकी है। 4 अंकों की छोटी संख्या बनाने के लिए पहले 1 लिखते हैं, फिर आपको क्या करना है, 1 कम करके, अगर 4 की पूछा तो 3 जीरो लगा दीजिएगा और आपकी ये संख्या सबसे छोटी बन चुकी है। अगर 4 5 की पूछता तो 4 जीरो लगाते। अंतर पूछा है तो इनका घटाव कर देंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसका घटाव करिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, देख सकते हैं, आपका सही आंसर आएगा 9 9 9 और 8 9 9 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करके देखिएगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। तो आपको 6 अंकों की बड़ी लिखनी हो या 5 की, आपको उतनी बार 9 9 बनाना है, 9 9 9 और 9। ये तो हमारी अभी 5 अंक की हुई, अब हमें 6 की करनी है, तो ये हो चुकी है। अब 5 अंकों की लिख लेनी है, तो 9 9 5 बार बनाएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है। और अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब घटाव, योग का मतलब होता है कि जोड़ कर दीजिए। तो यहाँ पर घटाव करेंगे, देखिए 0 0 0 और 0 और 0 और यहाँ पर 9। सही आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा 25 के बराबर नहीं है। ये आपसे पूछा 25 के बराबर नहीं है, जिसको हल करें तो 25 नहीं आए वो आपको लगाना था आंसर। तो देखिए, अगर हम इसको हल करेंगे पहले वाले को, तो जैसे ही हल करेंगे तो ये क्या है, 50 माइनस का 100/4 यानी ये 25 आएगा, और 25 घटाएंगे तो ये 25 के बराबर है। तो विकल्प ये तो नहीं हो सकता है, गलत है हमसे। अब देखिए, इसमें क्या ये 25 के बराबर है या नहीं पूछा था, वही आपको बताना है। तो बी वाला देखिएगा, ट्राई करते हैं बी वाले को। तो बी विकल्प की ओर देखते हैं क्या आएगा या नहीं आएगा इसका। तो देखिए, ये अगर 25 के बराबर नहीं होगा तो इसको हम आंसर के रूप में टिक करेंगे, और 20 को 4 से भाग करेंगे 5, ये भी आ रहा है 25 के बराबर, तो बी भी नहीं हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता है। सी को एक बार देखते हैं क्या ये हो सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर 10 है, फिर ये 10 हो जाएगा गुणा होकर, ये 5 आ जाएगा, तो ये भी 25 के बराबर है, ये भी नहीं हो सकता है। विकल्प डी आपका सही है। ये 25 के बराबर नहीं बल्कि ये 26 के बराबर होगा, 24 प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये 26 के बराबर है, इसलिए विकल्प डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे ये पूछ रहा है कि इसको भाग करेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा। तो बड़े ही अच्छे लेवल का सवाल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी गलती नहीं करनी है, और वीडियो को पूरा देखना है, हमने आपसे पहले ही कहा था ये। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं। इसको पहले हम सुधार करेंगे, सही सरल भिन्न में बदलिएगा। तो 11 तियां 33, 33 और 7 कितना होता है, 40 और बटे 11 है। यहाँ पर गुणा में है 11/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये भाग का चिन्ह है, इसे हम बदल देंगे गुणा के चिन्ह में, और गुणा के चिन्ह में बदलते ही जो 7 ऊपर है वो नीचे है, वो ऊपर चला जाएगा, 3 जो नीचे था ऊपर था वो नीचे आ गया, और गुणा में यक्स ऐसे का ऐसा ही रहा। अब आपको क्या दिया है, ये बराबर दिया है 4/3 के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल करिएगा जल्दी से। तो 11 से 11 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40। अब आपका कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 8 और 7 का करना है गुणा, 8 सत्ते कितना होता है 56, और यक्स है तो यक्स तो साथ में रहेगा 3, बराबर है 4/3।
3, दोनों जगह बटे में 3 है। देखिए ये इधर भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, 3 से 3 यानी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर क्या हो जाएगा, अब आप आगे की ओर देख सकते हैं 56 यक्स बराबर क्या है, यहाँ पर 56 यक्स बराबर 4 हैं। यक्स बराबर क्या आ जाएगा वो आपको बताना है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। और एक बार यहाँ पर ये आप देखेंगे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, ये जो यक्स है ये बटे में आ जाएगा, 1/यक्स हो जाएगा, यानी ये 1/यक्स हो जाएगा गुणा में 56 की। तो 56 के बटे में यहाँ पर यक्स आएगा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। 56 के बटे में यक्स आएगा, ये बटे में यक्स आएगा, तो ये इस प्रकार से यक्स बराबर क्या हो जाएगा ये आप अब समझ पाएंगे, 56 और बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे काटेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे यक्स का मान 14 आ जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, आशा करते हैं। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लिया, कितना है 14। यहाँ पर जैसे ही आप देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, इस चिन्ह को जैसे ही गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 यक्स जो था वो नीचे की ओर चला जाएगा, इसलिए आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, 7/3 यक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर बहुत ही आसानी से 14 आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है और क्या कहा जा रहा है, 45, 60 और 75 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योगफल कितना होगा। लासा और मासा दोनों निकालना है और उनका फिर योगफल। तो पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लासा कैसे निकाला जाएगा। तो लासा निकालने के लिए 40 कामा लिखेंगे, नहीं सॉरी 45 है तो 45 लिखेंगे यहाँ पर, 45 कामा 60 कामा 75। अब इसका यहाँ पर लासा निकालते हैं। तो कैसे लासा निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका। सभी संख्याएं कितने से कट रही हैं तो देखेंगे यहाँ पर सभी संख्याएं 3 से कट रही, 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। इस प्रकार से 25 आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर से काटेंगे और जल्दी से ये कट रहे हैं तो काटते जाएंगे। 3 से ये कट रहा है तो ये 5 आ जाएगा, ये 20 नहीं कट रहा है ऐसे ही रहेगा, फिर 25 भी नहीं कट रहा है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसे काटना है जल्दी से जब तक ये कटता है और ये आपका एलसीएम फिर निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 5 से ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं। इससे पहले कि ये 2 से भी कट रहा है तो काट देंगे, 5, 10, यहाँ पर 25। अब देखेंगे यहाँ 2 से फिर से कट रहा है तो काटेंगे 5, 5 आ जाएगा और 25। अब आप यहाँ पर 5 से इसे काटेंगे तो जैसे ही काटेंगे 1 और 1 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 5। अब देखेंगे आपका एलसीएम कितना आया है, तो 5 का 5 से गुणा करिएगा इन दोनों का, फिर गुणा 2 से, फिर ये फिर ये फिर ये। जब ऐसे ही आप गुणा करेंगे तो 25 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 100 तियाँ कितना होता है 300, 300 तियाँ 900। एलसीएम आपका 900 आ गया। सभी बच्चे निकालना जानते हैं। आपका लासा कितना आ चुका है 900। अब आपको अपना यहाँ पर मासा भी निकालना है, तो बड़े ही अच्छे ढंग से मासा निकालेंगे जल्दी से। तो 900 तो यहाँ पर एलसीएम आया। मासा निकालने के लिए छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर लेते हैं। 45 से भाग करेंगे 60 के लिए, तो इन दोनों का पहले निकालते हैं भाग विधि से। 45 एकन 45 इस प्रकार से करेंगे और जो बच रहा है उसे नीचे लिखेंगे। अब 15 में भाग नहीं जा रहा तो 15 से 45 को ही लगाया जाता है भाग। इसका ये वाली चीज़ यहाँ पर लाते रहते हैं बार बार। तो यहाँ पर 3 बार में पूरा जब तक नहीं कटता तब तक ऐसा ही इसमें प्रक्रिया चलाते रहते हैं। तो ये कट चुका है। अब इनका दोनों का जो मासा है आपका वो कितना आ चुका है 15। अब इस 15 और 75 का भी मासा निकालना पड़ता है। तो 15 छोटा है, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग करेंगे तो 75 में भाग करते हैं। 15 पना 75, ये 5 बार में पूरा कट गया है, यानी इन दोनों का मासा भी कितना आ चुका है 15। और आपसे क्या पूछा था, लासा और मासा का योगफल 900 में जैसे ही 15 जोड़ेंगे तो 9 से 15 आपका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर आप दे सकते थे। और वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी आपको हिंदी भी आगे कराने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। यहाँ पर आपको हम बड़े ही अच्छे ढंग से करवाने वाले हैं। 56 नंबर का सही आंसर क्या आएगा देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 और इसका सही आंसर। तो इसको हमें सरल करना है। 3/8 भाग का साइन दिया गया है और फिर आपको ब्रैकेट में क्या दिया है, इसको सही कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 3/8 भाग का साइन है 5/3 और ब्रैकेट लगा है माइनस के 1/6 और प्लस में 5/8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। 3/8 भाग का साइन है तो इसको बना रहने दीजिए और ब्रैकेट इसको 3 और 6 का जैसे ही लासा लेंगे तो 6 ही आ जाएगा और काटेंगे तो ये 5 दूनी 10 आएगा। यहाँ पर 6 एकन 6 ही रहेगा, प्लस का यहाँ पर ये आ जाएगा 5/8। देखिएगा 3/8 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग का साइन यहाँ पर 9/6, इस प्रकार से प्लस का साइन और ये क्या आ जाएगा 5/8। इस प्रकार यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्या देखना है कि पहले अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो यहाँ पर भाग करेंगे, देखिएगा 3/8 भाग को सॉल्व करेंगे, गुणा में चेंज कर लेंगे और ये 6/9 हो जाएगा उल्टा, प्लस का रहेगा 5/8। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, 3 से ये कट रहा है, 3 तिहाई 9 और ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो काटेंगे 4, 2 तिहाई 6। इस प्रकार देखिए 3 से 3 ये कट चुका है। अब क्या बचा है, 1/4 प्लस का 5/8, इनको ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसे साफ करते हैं। 1/4 अब क्या है, 1/4 प्लस 5/8 को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे इसको ऐड करते हैं तो आंसर आपका सही आ जाएगा। 8 आएगा इनका लासा और 8 को 4 से करेंगे डिवाइड, 2 आ जाएगा और ये 5, यानी आंसर क्या आएगा 7/8। ये आपका आंसर आ चुका। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का 57 नंबर का सही आंसर, एक्स का मान निकालना है। तो देख सकते हैं 15 और माइनस है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम भाग को डिवाइड करते हैं, पहले भाग को करेंगे। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, गलत लिख दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 माइनस 15 और भाग का साइन है 15 गुणा 6 बराबर यक्स। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 15 माइनस और 15 से 15 को भाग करेंगे, 1 आ गया, गुणा में 6 है बराबर यक्स है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 माइनस 6 बराबर यक्स, यानी 9 बराबर यक्स आ गया आपका आंसर यहाँ पर 9। विकल्प सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका मान निकालते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो बोर्ड मास से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है उसको लगाना सीख लीजिए। बोर्ड मास का मतलब होता है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको हम बताना चाहते हैं, ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर आपको भाग करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हल करेंगे। तो 0.9 भाग का साइन है, ब्रैकेट को पहले हल करेंगे तो इनका गुणा कीजिए। 3 का गुणा क्या होता है, देखेंगे 3 और 3 का 9 आता है। 1 अंक बाद दशमलव और 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव है तो एक 0 लगाएंगे और ये दशमलव आ गया। अब इसको भाग करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। कैसे भाग की जाएगी, तो देखिएगा इसको भाग की जाएगी इस प्रकार से। अब 1 अंक बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद एक 0 यहाँ बढ़ेगा, 9 2 7 90, यानी कितना आंसर आ गया 10। विकल्प डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका सही आंसर निकालना। एक संख्या बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है, तो बी का मान बताना है आपको। बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, तो आपको क्या करना है, बी किसके बराबर है, सी से 10% कम है और सी 150 से क्या है 5% अधिक है। तो सी का मान पहले हम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा दें। देखिए सी बराबर क्या है, सी यहाँ 150 से 5% अधिक है, तो 150 में प्लस क्या करना होगा 5% अधिक करना होगा, तो 5 इस प्रकार से हो जाएगा। ये कुछ
5% को अब सॉल्व करेंगे तो सी का मान ये आ जाएगा। तो सी का मान कितना आएगा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर आपका सी का मान ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है 0.5, ये आंसर आ चुका है सी का। और बी का मान कितना है 10% कम है, तो यहाँ पर हमें बी का मान निकालने के लिए क्या है 90%। ये यदि 100% के बराबर है तो हमें 90% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये अगर 100% है तो 90%। तो यहाँ पर इसे हमें 100 से भाग करना है और 90% का मान निकालने के लिए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दशमलव से हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, इनका करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर ऊपर वालों का गुणा और नीचे 1000 है, जब देखेंगे 1000 से करना होगा भाग। तो यहाँ पर ऊपर वालों का गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा ये आपको आंसर के रूप में। तो देखेंगे 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4 और 4 का 4 आएगा, 9 जीरो का 0 आएगा फिर, और 9 पंजे 45 के 5 और हासिल कितने लगेंगे, तो हासिल यहाँ पर 4 और 9 का 9 4 कितना होता है ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 13 हो जाता है, तो 13 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग करना है, और जैसे ही भाग करेंगे तो आपका आंसर ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और यहाँ पर एक अलग तरीके से आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा फेल हो रहा है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अब हम एक अलग तरीके से आपको समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी क्या है 150 से 5% अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से सी का मान क्या आ सकता है। तो सी बराबर क्या आएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से सी बराबर आएगा 150, और उसमें क्या कर देना, प्लस कर देना है 150 का ही 5%। 150 का 5% कैसे निकाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से निकालेंगे। और जैसे ही यहाँ से निकालेंगे एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और ये सी का मान आ जाएगा 150 प्लस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 7.5, और जैसे ही ऐड करेंगे तो 157.5 आपका ये आ चुका है सी। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि बी का मान सी से 10% कम है, तो इसमें हम इसका 10%, ये जो अगर 100% का मान है, ये 100% के बराबर है, तो हमें 90% का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं ऐसे सॉल्व किया जाएगा। बी का मान बी बराबर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर 157.5 गुणा, अगर 100% का मान ये तो 100 से भाग कर दिए, अब 1% का हो गया, ये हमें चाहिए है 10% कम यानी 90% का मान। तो 90 से गुणा करेंगे, और जैसे ही इसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, 90 का एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक जीरो और बढ़ेगा, ये नीचे हो गया 100 फिर से। और ऊपर क्या है, यहाँ पर 15 7 5 गुणा 9, और जैसे ही आप ये गुणा करते हैं तो आपका क्या आंसर आने वाला है, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो गुणा है वो कितनी आएगी। तो ये 141 7 5 आ रही है, और जैसे ही 100 से भाग करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 141 यहाँ पर आपका आंसर आएगा 141, ये एक है यहाँ पर 141.75 आंसर आ जाएगा। विकल्प डी जैसा आंसर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे हमने आपको समझाया, सेकंड मेथड बहुत ही अच्छा है, इससे करिएगा, शॉर्ट और अच्छा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और ये आज यहाँ पर मैथ का अंतिम क्वेश्चन है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं 175 ग्राम के 10% का 5% के बराबर पूछा है। बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे। 175 के का मतलब है गुणा, और 10% का मतलब 10/100%, का चिन्ह हटाया, 5% मतलब उसी का, तो 5/100। बहुत ही अच्छे ढंग से अब सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये क्या बचा है देख सकते हैं, अभी जो बचा है उसे ऐसे ही बचा रहने दीजिए। अब इनका गुणा करिए, 175 और 5 का गुणा करेंगे, 25 25 के 5 हासिल 2, 5 तो 35 2 37 हासिल 3, 5 एकन 5 3 8 ही आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें भाग किससे करना है, 10 गुणा 100 यानी 1000,
1000 से भाग करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इकाई की तरफ से गिन करके 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर ये आ चुका है 0.875 ग्राम। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये आज का मैथ के क्वेश्चन का अंतिम सवाल था। अब आप यदि आगे के हिंदी के क्वेश्चन अपना वीडियोज में देखना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हिंदी का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदी भाषा के यहाँ पर चारों अनुच्छेद हमारे पास उपलब्ध हैं। और आप यदि चाहते हैं इनका भी आपको वीडियो मिल जाए या फिर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा कि सर हिंदी का भी हमें चाहिए, तो हमें कमेंट्स करिएगा। और साथ ही साथ आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसे रोक रहे हैं। और इसको देखने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको आवश्यकता लगती है हिंदी के अनुच्छेदों को भी देखना चाहते हैं तो अलग से हम इसका एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और 100% आप अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और साथ ही साथ घंटी प्रेस करते समय ध्यान रखें, सबसे ऊपर वाली घंटी को ही दबाएं। 3 घंटी आएंगी जिसमें से ऊपर वाली को प्रेस करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी अलग से प्रोवाइड करा दी जाएगी। 10 से 15 मिनट में सारी हिंदी हो जाएगी। यहाँ पर टाइम ओवर हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को रोक रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे हर एक बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।